हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, बीएनएसयू ने ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला है एंड उस ऑनलाइन एग्जाम के लिए 50 एमसीक्यू की एग्जाम होगी। उसके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा, बट नॉर्मली 10 मिनट तो आपके जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उन्हीं में चला जाएगा सेटअप करने में। तो 50 मिनट्स आपके पास रहेगा। इट मीन्स 1 मिनट फॉर 1 एमसीक्यू। तो टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो टाइम आपको कम मिलेगा एंड आपके लिए ये एकदम नया हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन है कि एमसीक्यू किस तरीके से पूछे जाएंगे, कैसे एमसीक्यू आएंगे। तो ये कुछ डाउटफुल सिचुएशन है। तो आज से हम एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द सब्जेक्ट एम लो, मर्केंटाइल लो। और सेम 6 का जो भी टॉपिक्स है इसमें सेम 6 के उनके जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज। तो मैं रेगुलर डेली बेसिस पे ये अपडेट डालता रहूँगा, ये वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जिसमें हम लगभग 20 to 25 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे डेली। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, केवल एमसीक्यू जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो केवल ऐसा नहीं कि उतना ही कंटेंट आपको आएगा। हम उस एमसीक्यू के बारे में डिटेल में जो भी प्रोविजन है वो प्रोविजन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ऐसा नहीं कि जैसे एक एमसीक्यू हमने डिस्कस किया, उससे रिलेटेड जो प्रोविजन होंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि उस प्रोविजन से रिलेटेड कोई और एमसीक्यू आ गया एग्जाम में तो वो भी आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो उस पैटर्न में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ऐसा नहीं केवल हमने एक फाइनल आंसर देख लिया कि भाई ये होगा इसमें, वो देख लिया, हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको प्रोविजन बताऊंगा कि कहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। तो आज जो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और उसके एमसीक्यूज आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक चीज आपको भी ध्यान रखनी है, हर एक एमसीक्यू के लिए मैं आपको एक टाइम लिमिट दूंगा। फॉर एग्जांपल 1 मिनट का नॉर्मली आपके पास जो एग्जाम में आपको टाइम मिलता है वही टाइम आपको यहाँ पे मैं दूंगा। उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपने चीजें पढ़ ली होगी सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि आपको कौन सा आंसर उसमें सही लग रहा है, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, वो आप अपने हिसाब से अपने माइंड में सेट करो। आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, वहां पे भी आप लिख सकते हो, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि भाई आपने क्या सोचा था और फाइनल आंसर आपका क्या है। बिकॉज ये रिकॉर्डेड है, बट फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते हो तो आप खुद से अपना सॉल्यूशन, अपना ऑप्शन पहले चूज करके रखना, एंड देन मैं समझाऊं तो आप देखना कि कितने आपके सही हुए और कितने गलत हुए, जिससे कि आपको एक परफॉर्मेंस लेवल चेक करना हो तो आप इजीली चेक कर सकते हो अपना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा द फर्स्ट एमसीक्यू, गुड्स इंक्लूड्स। फर्स्ट ऑप्शन है स्टैंडिंग क्रॉप्स, सेकंड ऑप्शन ओपन प्लॉट, द थर्ड इज लैंड एंड द फोर्थ इज बिल्डिंग। ये 4 ऑप्शन आपके पास है एंड अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपको बताना है कि गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। थोड़ा टाइम मैं आपको दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से ऑप्शन चूज करके रखो कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। जरूरी नहीं है कि हर एक एमसीक्यू में मैं आपको 1 मिनट ही दूंगा, वो डिपेंड करता है कि कितना वो डिफिकल्ट लेवल है उसका, उसके बेसिस पे। ओके, आई होप सब लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा आपका, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है। अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो, गुड्स में नॉर्मली हम क्या करते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले चीज यही आती है कि गुड्स का मतलब क्या होता है, और वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है गुड्स का मतलब
मूवेबल प्रॉपर्टी, इतना मुझे लगता है कि सब स्टूडेंट्स को ध्यान होगा कि गुड्स का मतलब होता है मूवेबल गुड्स, बिकॉज सेल ऑफ गुड्स एक्ट कवर ओनली द मूवेबल गुड्स, ई मूवेबल गुड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं होता। आप यहाँ पे ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन में स्टैंडिंग क्रॉप्स, कई बार क्या होता है ये स्टूडेंट को समझ नहीं आता ये स्टैंडिंग क्रॉप्स क्या है, बट सेकंड आप देखो ओपन प्लॉट है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। लैंड भी नहीं होगा क्योंकि ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। बिल्डिंग नहीं होगी क्योंकि ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो कई बार आपको एक चीज नहीं समझ में आ रही है, बाकी ऑप्शन समझ में आ रहे हैं कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए, आप उनको यहां से हटा दो, बचा क्या? स्टैंडिंग क्रॉप। तो दिस इज योर राइट आंसर। उसमें मैंने आपको बताया था, या आपने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी, उसमें क्लियरली लिखा होता है कि ऐसी कोई भी चीजें जो जमीन से अटैच है लेकिन बिफोर सेल आप उनको क्या कर सकते हो, जमीन से अलग कर सकते हो, उसको हम मूवेबल गुड्स में कंसिडर करेंगे। जो बिफोर सेल जमीन से अटैच है और सेल करने से पहले ही आप अगर उसको जमीन से अलग करके बेच सकते हो, देन हम उसको क्या बोलेंगे, मूवेबल गुड्स। और स्टैंडिंग क्रॉप्स जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती है वो इसमें कवर होती है, इसलिए द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ सेकंड एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है। इंपोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट इज, बोल रहे हैं कि इंपोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट इज। 4 ऑप्शन आपके पास है, डिसाइड करो चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए और फिर मैं समझाऊंगा। ओके, इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट इज, आई थिंक आप सब लोगों ने ऑप्शन चूज कर लिया होगा अपना। अभी करेक्ट आंसर क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। हमको पता है कि सेल ऑफ गुड्स का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें इंपोर्टेंट एलिमेंट हमको पूछा है। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमको, ठीक है। एक सिंपल सी चीज है, सेल ऑफ गुड्स का हम अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें एक एलिमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो तो ये है ही, मतलब गुड्स तो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता ही है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, और सेल ऑफ गुड्स का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो आप, तो ये आपका एक ऑप्शन हो गया। अब बाकी के ऑप्शन में आप देखो, कई बार ऐसा हो सकता है कि बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ द अबव, ऐसा कोई ऑप्शन हो सकता है। वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि केवल गुड्स ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है या और भी कोई जो दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो सकता है। तो ये वहां पे आपको देखना पड़ेगा ऑल ऑफ दीज या फिर ए एंड बी, ऐसा कुछ भी लिखा है तो। बट यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं, एक्सचेंज, सैंपल और इंश्योरेंस। इसका मतलब हमको 100% ये तो कंफर्म है कि गुड्स तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये तीनों का पता नहीं क्या है। कई बार ऐसे एमसीक्यूज आपको इस तरीके से सोल्व करने, आपको पता चलेगा कि गुड्स तो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, बाकी का नहीं पता, ठीक है। हाँ, तो बाकी का नहीं पता, ये होते क्या है वही आपको नहीं पता, आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है सेल ऑफ गुड्स में, गुड्स होता है। जरूरी नहीं कि ये एक ही एलिमेंट है, और भी एलिमेंट हो सकते हैं, बट आपको ऑप्शंस के हिसाब से देखना है कि आपको आपके हिसाब से कौन सा बेटर है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट तो क्या होता है, गुड्स यहाँ पे। तो दिस इज योर राइट आंसर। ओके, नाउ थर्ड नंबर MCQ 3, हु इज कॉल्ड बायर। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बायर का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए।
वो पर्सन जो गुड्स को बाई करता है, वो जो हु ऑफर्स द कंसिडरेशन, मतलब जो बेसिकली कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, वो हमको ऑफर करता है। एंड थर्ड इज ए पर्सन हु एग्री टू बाई द गुड्स, जो गुड्स को बाई करने के लिए एग्री हुआ है। और फोर्थ इज ए पर्सन हु बाई और एग्री टू बाई द गुड्स, एक पर्सन ने गुड्स बाई कर लिया या फिर एग्री टू बाई द गुड्स। अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लो कि आपके हिसाब से इसमें से सही कौन सा है, फिर मैं बताऊंगा। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसमें आप कमेंट भी कर सकते हो, उसमें भी लिख सकते हो कि कौन सा आपके हिसाब से कौन सा राइट आंसर है। ओके, आई होप सबने आंसर देख लिया होगा अपना कौन सा है। जब भी हम सेल ऑफ गुड्स में बायर की डेफिनेशन पढ़ते हैं या सेल ऑफ गुड्स जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक चीज हम पढ़ते हैं कि सेल ऑफ गुड्स में दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट कवर होते हैं, एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट टू सेल। आपने पढ़ा होगा, एक सेल होता है और एक एग्रीमेंट टू सेल, दोनों ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम सेल और एग्रीमेंट टू सेल कंसिडर कर रहे हैं तो बायर भी उसी तरीके से होगा। एक या तो वो भी हो सकता है कि जिसने गुड्स बाई कर लिया हो या फिर जिसने गुड्स बाई करने के लिए एग्रीमेंट कर लिया हो। एग्रीमेंट टू सेल इज वन फॉर सेलर एंड वन फॉर बायर, दोनों के लिए होगा। तो इसलिए यहाँ पे दोनों चीज कवर होती है बायर की डेफिनेशन में कि पर्सन जिसने गुड्स बाई कर लिया या फिर एग्री टू बाई, जो गुड्स बाई करने के लिए क्या हो गया है, एग्री हो गया है। तो दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे एक चीज आती है कि भाई सर फर्स्ट भी सही है, लेकिन फर्स्ट में आप देखोगे और सेकंड ये सी में आप देखोगे तो उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही चीज लिखी हुई है। फर्स्ट में मतलब ए में लिखा हुआ है हु बाइज द गुड्स एंड थर्ड में लिखा हुआ है हु एग्री टू बाई द गुड्स। बट बायर की डेफिनेशन में दोनों चीज कवर होती है, दोनों चीज कवर होती है, वो आपको एक अलग ऑप्शन में दी हुई है। तो सबसे बेटर आंसर क्या होगा, ये वाला। ऐसा नहीं कि ये दोनों चीजें बायर की डेफिनेशन में नहीं आती। ए और सी में जो लिखा हुआ है वो बायर की डेफिनेशन में तो आता है, और इवन बी भी आता है क्योंकि वो कंसिडरेशन ऑफर करता है। लेकिन हमारे लिए ये सबसे बेस्ट आंसर है कि भाई ये डेफिनेशन में ये दोनों चीज लिखी हुई है, तो हम इंडिविजुअली जो चीज लिखी हुई है उसको यहाँ पे करेक्ट नहीं बोल सकते। आई होप आपको समझ आ रहा है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट इज एफओबी कॉन्ट्रैक्ट? The option is free on board, board with trolley, with the value on board, and on board with installment. टाइम दे रहा हूं मैं आपको, डिसाइड कर लो आपके हिसाब से कौन सा सही आंसर है। What is the FOB कॉन्ट्रैक्ट? FOB कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ओके, आई थिंक ये इतने टाइम में हो जाना चाहिए सबका। तो एफओबी कॉन्ट्रैक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक टॉपिक आता है एफओबी, सीआईएफ वैल्यू, वो सबके लिए। तो एफओबी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड, दिस इज योर राइट आंसर, फ्री ऑन बोर्ड। एफओबी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एफओबी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि हम कोई गुड्स को अगर मान लो एक्सपोर्ट कर रहे हैं एफओबी प्राइस पे, इसका मतलब होता है कि हम एज ए एक्सपोर्टर हमारा काम ये है कि हम हमारे पोर्ट तक उस गुड्स को छोड़ दे, आगे का जो भी एक्सपेंस होगा
फ्रेट का, इंश्योरेंस का, वो खर्चा किसका होगा? बायर का होगा। तो अगर एफओबी प्राइस है, इट मींस विच डज नॉट इंक्लूड द फ्रेट कॉस्ट एंड द इंश्योरेंस कॉस्ट। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट वो उसमें कवर नहीं होता। दैट इज कॉल्ड एफओबी वैल्यू और एफओबी कॉन्ट्रैक्ट। तो एफओबी का फुल फॉर्म होता है फ्री ऑन बोर्ड। ओके, नेक्स्ट, हु इज द सेलर? अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेलर कौन होता है? पहले ऑप्शन में है पर्सन हु सेल्स और एग्री टू सेल द गुड्स, a person who agree to sell the goods, a person who sells the goods and who offer the consideration। चार ऑप्शन आपके पास है, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे मैं उतना टाइम आपको नहीं दूंगा बिकॉज ये तो सिंपल सा एग्जाम, बिकॉज ऑलरेडी हमने बायर के बारे में डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ए पर्सन हु सेल्स और एग्री टू सेल्स। ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कौन कौन से कवर होते हैं। ये दो तरीके के ट्रांजेक्शन कवर होते हैं, सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल। दोनों कवर होते हैं। तो यहाँ पे सेलर में भी दोनों कवर हो जाएंगे कि जिसने बेचा और जिसने बेचने के लिए एग्रीमेंट किया, दोनों यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो दिस इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, when the sales of goods act become effective, when the sale of goods act became effective, the option 1 is 1st July 1390, the option B 1st July 1950, the option C 1st July 1940 and the option D 1st July 1930। डिसाइड कर लो कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है। सबको डिसाइड करना है, बिकॉज आप जितना अपना माइंड यूज करोगे, आप अपने हिसाब से सोचोगे, तो वो चीजें अगर सेम एमसीक्यू एग्जाम में आ गया तो आप वहां पे इजीली उसको कर सकते हो। गलत हुआ तो भी, सही हुआ तो भी, बिकॉज आपने अगर सही किया है तो आप एग्जाम में भी सही करोगे। आपने अगर गलत ऑप्शन चूज किया, जब मैं सही बताऊंगा तो आपको वो चीज हमेशा याद रहेगी और जब एग्जाम में आप बैठोगे तब आपको वो माइंड में क्लिक हो जाएगा कि हाँ मैंने ये किया था, सर ने ये करवाया था, तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए सबको मेरा वेट नहीं करना है, आप अपने हिसाब से आपको कौन सा ऑप्शन लगता है वो डिसाइड कर लेना। सेकंड चीज ये कि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जितने भी एमसीक्यूज होंगे सारे आपको करके आने। तो यहाँ पे भी वही अप्रोच आपका होना चाहिए। आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप अपने हिसाब से जितना आपको आ रहा है उसके हिसाब से आप एक ऑप्शन चूज करके रखो, और फिर जब मैं बताऊं तो आप उसको देखो कि आपका सही था या गलत। और अल्टीमेटली एट द एंड आपको अपने आप को एसेस करना है कि कितना मेरे सही थे, ये कितने मेरे सही थे, कितने गलत थे। तो उससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका जनरेट होगा। ओके, व्हेन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट बिकम इफेक्टिव, तो वो इफेक्टिव हुआ था 1 जुलाई 1930 को। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और 1 जुलाई 1930 को इफेक्टिव हुआ था। So D, option number D is your right answer. Next, MCQ number 7. The consideration in a contract of sale is called. जब भी हम सेल करते हैं तो उसके में जो कंसिडरेशन मिलता है, कंसिडरेशन आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा हुआ है। कंसिडरेशन मींस द समथिंग इन रिटर्न। तो सेल के बदले में गुड्स आपको सेल किया जा रहा है, उसके बदले में क्या दोगे आप? देखो, मैंने आपको जो मेरे से पढ़े हुए हैं उनको पता है कि जहां पे हम फर्स्ट चैप्टर में सेल ऑफ गुड्स एक्ट के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, वहां पे क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि द कंसिडरेशन है वो किस पे होना चाहिए? वो होना चाहिए प्राइस ओनली। मतलब वो किसी दूसरी चीज में नहीं होनी चाहिए, एक्सचेंज मनी, बार्टर मनी, रिवॉर्ड, कुछ नहीं, प्राइस में होना चाहिए। कंसिडरेशन जो बायर देता है वो प्राइस होता है, मतलब मनी टर्म्स में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? प्राइस, बिकॉज बायर जो है वो प्राइस पे करेगा सेल की। तो जो कंसिडरेशन है वो कंसिडरेशन बेसिकली क्या हो गया? प्राइस हो गया यहाँ पे। तो ए, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर इन एमसीक्यू नंबर 7। ओके, नाउ एमसीक्यू नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। गुड्स दैट आर आइडेंटिफाइड
एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड, बोल रहे कि जो गुड्स एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं या आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन ए इज असर्टेन गुड्स और स्पेसिफिक गुड्स, ऑप्शन बी इज अनअसर्टेन गुड्स, द ऑप्शन सी इज फ्यूचर गुड्स एंड द ऑप्शन डी कंटिंजेंट गुड्स। आप डिसाइड कर लो आपके हिसाब से कौन सा इसमें राइट आंसर होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेगुलर अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा, रेगुलर वीडियोस मैं अपलोड करता रहूंगा इसमें रेगुलर बेसिस पे। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको पता चलेगा कि जब मैंने वीडियो अपलोड किया तो हर दिन आप ये वीडियो देख सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, सब की प्रैक्टिस यहाँ पे करने वाले हैं। छोटे छोटे वीडियोस या 20 या 25 एमसीक्यूज में इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज वो अल्टीमेटली उससे आपको सीखने को मिलेगा। मैं एक्सप्लेन भी कर पाऊंगा हर एक एमसीक्यू को प्रॉपर्ली, एंड वो चीजें आपको याद भी रहेगी। एक साथ मैं अगर 100 एमसीक्यूज आपको करवा दूं तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है, और मैं उतना एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा आपको हर एक एमसीक्यू को। इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आप सबने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया होगा अपना आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिकॉज अगर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपका गुड्स आइडेंटिफाई हो गया है, इट मीन्स वो स्पेसिफिक गुड्स है और असर्टेन गुड्स है। मैंने आपको समझाया था कि जब भी कभी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वहां पे अगर मान लो हम कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ कपड़े खरीदने जाते हैं, तो वहां पे हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमको जो पसंद आता है, लाइक एक टी शर्ट हमको पसंद आई, वो टी शर्ट मैंने ले ली वहां से और लेके उसको काउंटर पे आ गया कि भाई ये टी शर्ट मेरे को चाहिए। तो वो क्या हो गया सर, स्पेसिफिक गुड्स हो गया। वो कलर की, वो साइज की उसके पास और भी टी शर्ट्स होंगी, बट उसमें से मैंने एक सेलेक्ट कर ली, तो वो मेरा स्पेसिफिक गुड्स या असर्टेन गुड्स बन जाता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं उसको बोलूं कि भाई ये कलर की, ये साइज की एक टी शर्ट मुझे दे देना, मैंने वहां पे निकाली नहीं है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, काउंटर पे गया, काउंटर पे बोला, मैंने बोला कि ये कलर की, ये साइज की एक टी शर्ट निकाल के दे देना। अब जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तब तक गुड्स स्पेसिफाई नहीं हुआ। स्पेसिफाइड का मतलब कौन सी टी शर्ट है, कलर स्पेसिफाइड हो गया, साइज स्पेसिफाइड हो गया, लेकिन उसके पास 10 टी शर्ट होगी सेम कलर की, सेम साइज की, उनमें से कौन सा है, वो अगर स्पेसिफाइड होता है तभी हम उसको स्पेसिफिक गुड्स या असर्टेन गुड्स बोल सकते हैं। अदरवाइज वो क्या होगा, अनअसर्टेन गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए वो है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, तो ये सारी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस की हुई है पहले, एंड किसी को भी कोई डाउट होता है, जो मेरे स्टूडेंट्स है वो मुझे डायरेक्टली पूछ ही सकते हैं, और भी जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है वो वीडियोस देख रहे हैं तो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप उससे एक बार मेरे को कुछ भी डाउट होता है आपको तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, एमसीक्यू नंबर 9, व्हाट इज सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट? सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? द ऑप्शन ए इज सेलिंग प्राइस विद टैक्स, द ऑप्शन बी इज सेलिंग प्राइस विद रेंट, द ऑप्शन सी कॉस्ट इंश्योरेंस, एंड वन मोर इज फ्रेट। कॉस्ट इंश्योरेंस, फ्रेट एंड सेलिंग प्राइस विद वेट। ठीक है, इसमें मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, ये एकदम सिंपल, आपको पता है। सीआईएफ प्राइस, जैसे एफओपी कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्री ऑन बोर्ड, उसी तरीके का सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो रास्ते का इंश्योरेंस होगा और जो फ्रेट होगा वो सब भी सीआईएफ वैल्यू में कवर हो जाता है। तो कॉस्ट भी, उसके साथ इंश्योरेंस और उसके साथ फ्रेट, ये तीनों चीज कवर हो जाती है उसमें। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दिस इज वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज द डिलीवरी मीन? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिलीवरी का मतलब क्या होता है?
agreement to transfer of possession from one person to another. Second is voluntarily transfer of possession from one person to another person. And the third is transfer of possession from one person to another person in return, and none of the above. टाइम मैं आपको दे रहा हूं, आप डिसाइड करो कि आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए. ओके, आई होप सब लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा अपना आंसर. ओके, मैं बता देता हूँ सही आंसर क्या है. सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी. जब भी हम डिलीवरी यहाँ पे पढ़ते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, तो वो बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. और वो एक तरीके से यहाँ पे आप अपनी बुक में देखोगे तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है वॉलंटरली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बिकॉज दोनों ने एग्री होके कॉन्टेक्ट किया, दोनों ने वॉलंटरली ट्रांसफर हो रहा है पोजीशन का, दोनों अपनी इच्छा से कर रहे हैं, किसी के प्रेशर में आके, किसी के दबाव में आके ट्रांसफर नहीं हो रहा है. इसलिए डिलीवरी को क्या बोला जाता है, वॉलंटरली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. तो सही आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी. ओके, एमसीक्यू 11 आपकी स्क्रीन पे. What do you mean by constructive delivery? ऑप्शन 1 है आपका कंडीशनल प्रॉमिस. ऑप्शन बी है राइट ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स. ऑप्शन सी इज द सिंबॉलिक पोजीशन एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव. आपको डिसाइड करना है आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है. ओके, आई होप सबने डिसाइड कर लिया होगा. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स. 3 तरीके की डिलीवरी होती है. एक एक्चुअल डिलीवरी होता है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होता है, एक सिंबॉलिक डिलीवरी होता है. एक्चुअल में मतलब एक्चुअल डिलीवरी मींस द एक्चुअली गुड्स ट्रांसफर हो चुका है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम सेलर टू द बायर. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब राइट ऑफ डिलीवरी होता है, बेसिकली वो ट्रांसफर हो चुका है, राइट ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स. जैसे कि किसी के पास गोडाउन में गुड्स रखा हुआ है, किसी थर्ड पर्सन के पास गुड्स रखा हुआ है, तो सेलर ने इन्फॉर्म कर दिया थर्ड पर्सन को कि भाई मैंने उसको गुड्स बेच दिया है बायर को, ठीक है. और जो थर्ड पर्सन होगा जिसके पास गुड्स होगा, वो बायर को कंफर्मेशन दे देता है कि भाई गुड्स आपके बिहाफ में मैंने रखा हुआ है. दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, बिकॉज एक्चुअल डिलीवरी यहाँ पे नहीं हुई, गुड्स अभी भी वही है जहां पे पहले था, लेकिन जहां पे जिस गोडाउन में गुड्स पड़ा हुआ है, लेकिन अब उसका पोजीशन क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, मतलब राइट ट्रांसफर हो चुका है. बेसिकली एक्चुअल डिलीवरी नहीं हुई है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. एक होता है सिंबॉलिक डिलीवरी, जैसे आप कोई गाड़ी खरीदते हो, कार खरीदने गए, तो वहां पे आपको जो की होता है गाड़ी का वो दे दिया जाता है, चाबी दे दी जाती है, और इट मीन्स वहां पे वो सिंबल आपको दे दिया जाता है डिलीवरी के लिए. तो वो चाबी आपको दे दी, मतलब आपको डिलीवरी हो गया गुड्स का, दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी. तो ऐसे 3 तरीके की डिलीवरी होती है. तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी, बिकॉज यहाँ पे राइट ऑफ डिलीवरी ट्रांसफर हो गया, बेसिकली एक राइट दे दिया जाता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में. आई होप समझ आ गया आप सब लोगों को. ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज कैविएट एम्प्टर मीन? एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कैविएट एम्प्टर, उसका मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके पास है.
ओके, इसमें ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, मैं आपको बता देता हूँ राइट आंसर। द आंसर इज सी, जागो ग्राहक जागो। कैवेट एम्प्टर बेसिकली कस्टमर्स के लिए होता है, ग्राहक को सावधान करने के लिए होता है, वो प्रिंसिपल बनाया गया है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू 13 आपकी स्क्रीन पे। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस डज नॉट अप्लाई if the buyer disclosed to the seller the exact purpose for which the goods are to be bought. The buyer indicates to the seller that he relies on the seller's skills. The option 3, seller deals in such goods. And the option D, buyer reserves the right to examine the goods and check its quality. यहाँ पे आपको पूछा है इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। एक टॉपिक आता है यहाँ पे क्वालिटी एंड फिटनेस का। इम्प्लाइड कंडीशन ये होती है कि भाई हम कोई भी गुड्स, मतलब यहाँ पे इस केस में इम्प्लाइड कंडीशन का मतलब ये है कि भाई कोई भी गुड्स हम खरीद रहे हैं फॉर कंजम्पशन पर्पस खरीद रहे हैं, तो वो जो गुड्स है वो एक इम्प्लाइड कंडीशन ये होती है कि भाई वो गुड्स कंज्यूम करने योग्य होना चाहिए, उसकी फिटनेस, उसकी क्वालिटी वैसी होनी चाहिए कि हम उसको कंज्यूम कर सके। लाइक हम मिल्क खरीदने जाते हैं, दूध खरीदने जाते हैं, तो हम सेलर को पता है कि भाई हम किस लिए खरीद रहे हैं, कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं, तो वो कंजम्पशन के लायक होना चाहिए। ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है, वहां पे हमको ये बोलने की जरूरत नहीं होती कि भाई दूध पीने लायक है क्या, ऐसा पूछ के लाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो एक इम्प्लाइड कंडीशन वहां पे होती है कि वो हम कंजम्पशन पर्पस के लिए ले रहे हैं, तो वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली कि अगर वो गुड्स खराब है तो वो हमको पहले बताए कि ये गुड्स कंजम्पशन पर्पस के लिए नहीं है। तो ये इम्प्लाइड कंडीशन होती है। ये यहाँ पे हमको पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहां पे अप्लाई नहीं होगी इम्प्लाइड कंडीशन। तो आपको प्रॉपर देखना है कि पूछा क्या है और उसके हिसाब से ऑप्शंस देखने हैं। तो पहला पॉइंट आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बायर डिस्क्लोज टू द सेलर द एग्जैक्ट पर्पस फॉर विच द गुड्स आर। यहाँ पे तो देखो इम्प्लाइड कंडीशन होनी चाहिए, बिकॉज बायर ने बता दिया कि भाई मेरे को इस पर्पस के लिए गुड्स चाहिए। तो अब एग्जैक्ट पर्पस अगर डिफाइन हो गया तो नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की आ जाएगी कि भाई सेलर उसको उस पर्पस के हिसाब से गुड्स प्रोवाइड करे। तो ये तो एक इम्प्लाइड कंडीशन हो गई, मतलब यहाँ पे एक इम्प्लाइड कंडीशन लगेगी क्वालिटी एंड फिटनेस की। सेकंड, बायर इंडिकेट टू द सेलर दैट ही रिलाई ऑन द सेलर स्किल्स। यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी, सेलर की हो जाएगी, क्योंकि बायर किस पे डिपेंड है, सेलर पे डिपेंड है। थर्ड पॉइंट, सेलर डील्स इन सच गुड्स। वो सेलर का रेगुलर काम है, वो उस गुड्स में डील कर रहा है, तो उसको तो पता ही है कि कौन सा क्वालिटी का, कौन सा फिटनेस का, किस चीज की, किस पर्पस के लिए गुड्स होता है। तो यहाँ पे भी इम्प्लाइड कंडीशन अप्लाई होगी। Buyer reserve the right to examine the goods and check its quality। यहाँ पे implied condition अप्लाई नहीं होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। बिकॉज बायर ने क्या किया, बायर ने अपने पास एक राइट रिजर्व करके रखा है कि भाई मैं गुड्स को एग्जामिन करूंगा और उसकी क्वालिटी को चेक करूंगा खरीदने के बाद, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वहां पे इम्प्लाइड कंडीशन नहीं लगेगी, क्योंकि सेलर को क्या लगेगा, भाई बायर चेक करेगा ही, बायर चेक करेगा, बायर गुड्स को एग्जामिन करेगा, बायर उसकी क्वालिटी को चेक करेगा, अगर उसके कंजम्पशन पर्पस के लिए या उसको जिस पर्पस के लिए गुड्स चाहिए उसको लिए अगर वो प्रॉपर क्वालिटी का नहीं है तो ही कैन रिजेक्ट द गुड्स, वो गुड्स वापस दे सकता है, रिटर्न कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन अप्लाई नहीं होगी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस से रिलेटेड। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप समझ आ गया होगा सबको। नेक्स्ट एमसीक्यू 14, अनपेड सेलर मीन्स। अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है? Who has been delivered the incomplete goods, who has not received the money, who has been paid full price and who has not been paid full price। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, मैं समझा देता हूँ, सिंपल है एकदम, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं हु हैज नॉट रिसीव्ड मनी एंड ऑप्शन हु हैज नॉट बीन पेड फुल प्राइस। अनपेड सेलर का मतलब जिसको पैसा नहीं मिला, लेकिन वहां पे आप डेफिनेशन देखोगे तो डेफिनेशन में क्लियरली लिखा है जिसको पूरा पैसा नहीं मिला। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में लिखा है कि उसको पैसा नहीं मिला, सी ऑप्शन में लिखा है हु हैज नॉट बीन, ये डी ऑप्शन में लिखा है हु हैज नॉट बीन पेड फुल प्राइस। इसका मतलब डेफिनेशन से आपको देखना है डेफिनेशन से कौन सा रिलेट कर रहा है, द ऑप्शन डी। हु हैज नॉट पेड
हु हैज नॉट बीन पेड फुल प्राइस, वहां पे क्लियरली ये लिखा हुआ था कि अनपेड सेलर मतलब जिसको पूरा पैसा नहीं मिला हो वो अनपेड सेलर होगा, जिसको फुल प्राइस ना मिली हो। तो इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन डी चूज करेंगे ऑप्शन बी की बजाय, बिकॉज बी में लिखा हुआ है हु हैज नॉट रिसीव्ड द मनी, और यहाँ पे लिखा हुआ कि उसको पूरा पैसा नहीं मिला। तो पूरा पैसा नहीं मिला तो भी वो क्या माना जाएगा, अनपेड सेलर। बिल्कुल नहीं मिला तो भी अनपेड सेलर, पूरा नहीं मिला तो भी वो अनपेड सेलर ही माना जाएगा बेसिकली। ओके, नेक्स्ट MCQ 15, the property in the goods passes to the buyer when the contract is made। कब प्रॉपर्टी पास होगी गुड्स, जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तब। when the payment of price is made, जब पैसा दिया जाएगा तब। on the delivery of goods, जब गुड्स डिलीवर होगा तब। when the party intend the property in the goods to pass। ये थोड़ा सा क्या होगा आपके लिए कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है। यहाँ पे आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तब भी आपको लग रहा होगा कि हाँ यहाँ पे भी हो सकता है। जब आपको लग रहा हो कि प्राइस हाँ यहाँ पे भी हो सकता है। जब आपको लगेगा गुड्स की डिलीवरी, आपको लगेगा यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा क्या है कि प्रॉपर्टी इन द गुड्स कब पास होगी बायर को। तो यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई व्हेन द पार्टी इंटेंड द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इन, जब वो चाहते हैं तब वो प्रॉपर्टी पास हो जाएगी। ना तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब, ना पेमेंट हुआ तब, ना गुड्स की डिलीवरी हुई तब, जब वो चाहते हैं तब। अब इन तीनों में से भी कोई हो सकता है। वो अगर ये चाहते हो कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तब तब गुड्स की, तब प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर करेंगे, मतलब पास करेंगे बायर को। वो ये चाहते हैं कि जब पूरा पैसा मिल जाएगा तब, मतलब वो जब चाहते हैं व्हेन द पार्टीज इंटेंड द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू पास। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ये MCQ नंबर 16, when a breach of condition is treated as a breach of warranty, the buyer can repudiate the contract, reject the goods, claim damage or none of the above। टाइम मैं दे रहा हूं, डिसाइड कर लो आप, आपके हिसाब से कौन सा सही आंसर होना चाहिए। ओके, आई होप सब लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा। दो चीजें हम पढ़ते हैं, ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड ब्रीच ऑफ वारंटी। इन्होंने बोला है कि पहले मैं बता देता हूँ, ब्रीच ऑफ कंडीशन होती है तब आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपिटेट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। ब्रीच ऑफ वारंटी होती है जब आप केवल डैमेज क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो अब आप पढ़ोगे अच्छे से इसको। व्हेन ब्रीच ऑफ कंडीशन इज क्रिएटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी, जब ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया जाएगा तो बायर कैन क्लेम द डैमेज ओनली, बिकॉज वो रेपुडिएट नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। कैंसिल कौन से केस में हो सकता है, ब्रीच ऑफ कंडीशन होगा तो ही कैंसिल हो सकता है, अदरवाइज कैंसिल नहीं हो सकता। ब्रीच ऑफ वारंटी में केवल डैमेज क्लेम हो सकता है, कैंसिलेशन नहीं हो सकता। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को अगर ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह मान रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सी बात है, ब्रीच ऑफ वारंटी में जो रूल्स अप्लाई होते हैं वही यहाँ पे अप्लाई होंगे। ब्रीच ऑफ वारंटी में यू कैन क्लेम द डैमेज ओनली। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, 17, MCQ नंबर 17, द राइट ऑफ अनपेड सेलर इज। अनपेड सेलर के पास क्या क्या राइट होता है? फर्स्ट इज मॉर्गेज, सेकंड बेलमेंट, थर्ड इज गारंटी एंड द फोर्थ इज लीन। डिसाइड कर लो आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही होना चाहिए।
ओके, आई होप सब लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा। द राइट ऑफ अनपेड सेलर के पास एक राइट ऑफ लीन होता है, एक राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है। दो राइट होते हैं उसके पास, एक राइट ऑफ रीसेल होता है। यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है राइट ऑफ लीन लिखा हुआ। ये तीनों राइट उसके पास नहीं होते हैं। मॉर्गेज, बेलमेंट, गारंटी उससे रिलेटेड ही नहीं है इवन। तो राइट ऑफ लीन इज द राइट आंसर, दैट इज पॉइंट नंबर ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, 18 is a stipulation which is collateral to the purpose of contract। दो चीजें हमने पढ़ी थी यहाँ पे, देखो कंडीशन, वारंटी, गारंटी और कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट। क्या ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, हमने वहां पे पढ़े था। ये एक चैप्टर आता है कंडीशन एंड वारंटीज का, वहां पे हम पढ़ते हैं कंडीशन इज एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल होती है, जबकि वारंटी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोलेट्रल होती है। कोलेट्रल मीन्स द सेकेंडरी, बिकॉज इसीलिए जब कंडीशन ब्रीच होता है यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज वो एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जरूरी चीज है। और वारंटी जो होता है वहां पे आप केवल डैमेज क्लेम कर सकते हो अगर वारंटी ब्रीच होती है तो इसलिए उन्होंने बोला है कि स्टिपुलेशन विच इज कोलेट्रल टू द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, वारंटी। तो वारंटी इज ए स्टिपुलेशन विच इज कोलेट्रल टू द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वारंटी इज द राइट आंसर, that is option number B. Okay, next MCQ 19, as per sale of goods act movable goods does not include। movable goods में क्या क्या include नहीं होता है। ओके, आई होप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी, मनी को गुड्स में कवर नहीं किया जाता। मनी को एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम द मूवेबल गुड्स एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो मनी को गुड्स नहीं माना जाता, ये तो एक सिंपल सा पॉइंट था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 20, an agreement to sell is a implied contract, executed contract, agreed contract और executory contract। डिसाइड करना है आपको कौन सा आंसर इसमें सही होना चाहिए। ओके, आई होप सबने डिसाइड कर लिया होगा। तो एग्रीमेंट टू सेल होगा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड मीन्स दोनों पार्टियों ने परफॉर्म कर दिया, एग्जीक्यूटरी मतलब दोनों का परफॉर्मेंस अभी बाकी है। तो एग्रीमेंट टू सेल में वही होता है कि फ्यूचर में गुड्स डिलीवर होगा, पेमेंट होगा, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर इन MCQ 20। तो आज हमने ये 20 MCQs डिस्कस किए हैं। दिस इज योर पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट 2 जल्द आ जाएगा। एक नॉर्मली मैं डेली बेसिस पे बनाऊंगा, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी इसका सेकंड पार्ट मैं अपलोड करूंगा। और किसी को भी कोई भी सपोर्ट चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए रिलेटिंग टू एग्जाम, कुछ भी नोट्स चाहिए या जो भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे ये नंबर पे मैसेज करोगे तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं आपके सोल्व कर दूंगा। आई होप ये 20 MCQ सबको क्लियर हो गए। अच्छे से आपको ध्यान में भी रखना है, कॉन्सेप्ट भी समझना है। हमारा मेन फोकस ये है कि ये 20 MCQ के साथ इससे रिलेटेड जितने भी MCQs बनते हैं वो भी हम यहाँ पे समझ ले, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताते हुए चल रहा हूँ। तो वो टॉपिक हमारा बेसिकली एक MCQ के साथ वो टॉपिक पूरा कवर हो जाना चाहिए, ये हमारा पर्पस होना चाहिए, ना कि केवल एक MCQ हमारा पर्पस नहीं है।
इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो सारे आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, वो सारे आपको समझ आ जाने चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।